अब यह अन्य जो ग्रह होते हैं जैसे बुध शनि किस घर में है, किस प्रकार से हैं, कितने अंशों में, इन सब का वर्णन है कि उसका क्या प्रभाव होगा चमत्कार चिंतामणि में। ये भी इसका सार भी भारत ज्योति विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में है। अब एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है बृहद जातकम। ये वराहमिहिर, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से वराहमिहिर को फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो भी 2000 वर्ष पूर्व के लगभग ही विक्रमादित्य काल में ही उनके राजगुरु के रूप में, और ये ऋषि के रूप में थे, ज्योतिष ऋषि के रूप में। तो इनके द्वारा जो 5 प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो रचना की है बृहद जातक। तो पंच सिद्धांतिका और एक तरह से बृहद संहिता, लघु जातक और योग यात्रा, यह ग्रंथ हिंदू ज्योतिष के 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। अन्य 4 ग्रंथ ये हैं जो ये समझ लीजिए, इसे आप समझ भी सकते हैं। कल्याण वर्मा द्वारा लिखा गया सारावली, और वेंकटेश द्वारा लिखा गया सर्वास चिंतामणि, वैद्यनाथ विद्वान द्वारा लिखा गया जातक परिजात, तथा मंत्रेश्वर ज्ञानी द्वारा लिखा गया फल दीपिका। ये मूल ग्रंथकार हैं, मूल ही ग्रंथ हैं बृहद जातकम के। अब सबसे जो मशहूर है वो है भृगु संहिता। हम भृगु महाराज को जानते ही हैं, ये तो सतयुग से पहले से है। तो इसमें ये ऐसा ग्रंथ है जो कई जन्मों के राज उपलब्ध करा पाता है। और ये समझ लीजिए जिस प्रकार से ये भृगु संहिता सही है कि दूसरा घर जो है वो पिछला जन्म बताता है, 12वां घर अगला जन्म बताता है, लग्न ये जन्म बताता है। इस तरह से 3 जन्मों का तो बहुत अच्छी तरह से हम विश्लेषण कर ही पाते हैं भृगु संहिता के सिद्धांतों के अनुसार। ये भृगु संहिता यूँ तो हजारों लाखों वर्ष पुराना संभव है, लेकिन 5000 साल से तो ज़्यादा का है ही पुराना ग्रंथ। इसे धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं क्योंकि पुराना है। और कुंडली के जो लग्न के अनुसार व्यक्ति का भाग्योदय बताया जा सकता है कि कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, क्या क्या होगा, भाग्य में क्या लिखा के लाए। व्यक्ति की 3 जन्मों की जन्मपत्री तो उससे बनाई ही जा सकती है, और प्रत्येक जन्म का विवरण भी जाना जा सकता है। अब एक मूल ग्रंथ को हम लेते हैं जो बहुत ही अच्छा लगेगा, वो है व्रत संहिता। ये भी वराहमिहिर ने व्रत संहिता ज्योतिष के आधार पर नक्षत्रों के अनुसार लिखी, और मेरी दृष्टि में किसानों के लिए ये अमृतवाणी है, क्योंकि उस समय तो मौसम वैज्ञानिक थे नहीं, कोई इस तरह सैटेलाइट से कुछ देखा नहीं जाता था। तो इस ग्रंथ से सब पता चलता था वर्षा के विषय में, प्रकृति की भाषा, उससे भविष्य बताना, कौन सा वृक्ष क्या हो रहा, कौन से पशु पक्षी किस तरह से अपने प्रकृति में बदलाव कर रहे हैं, अपने आचरण में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे चिड़िया करेगी तो फिर ये पानी बरसने वाला है, नहीं करेगी तो ये है। कृषि के लिए जहाँ तक कि जमीन की तैयारी तक का वर्णन है इसमें। एक पेड़ की कलम को दूसरे में लगाना, दूसरे पेड़ में, जो आज वैज्ञानिक कर रहे हैं ना, ये सब इसी में दिया हुआ है। जो बायोटेक्नोलॉजी में और आज के वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, ये आपके व्रत संहिता में दिया हुआ है, और ये वराहमिहिर के द्वारा कृत है। सही मौसम में वृक्षों की सिंचाई कैसे करनी है, वृक्षों का बुआई कैसे करनी है, वृक्षों की दूरी कितनी बोनी है, वृक्षों में उत्पन्न बीमारियों की चिकित्सा कैसे करनी है, जमीन में गड्ढा करके बोने के क्या तरीके हैं। व्रत संहिता में यहाँ तक भी है अस्त्रों शस्त्रों को बनाने का और इस्पात के निर्माण की विधि भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात, व्रत संहिता में वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला और वायुमंडल की प्रकृति और आयुर्वेद, खासतौर से वृक्षायुर्वेद आदि, ये बहुत सारे विषय हैं जो उसमें हैं व्रत संहिता में। अब इस तरह से एक व्रत जातक ग्रंथ है जो मूल ग्रंथ है हमारे, तो वराहमिहिर ने
यात्रा मुहूर्त और विवाह मुहूर्त, जन्म कुंडली आदि का वर्णन करने के लिए विशेष रूप से वृहद जातक में कैमुद्रम योग का विशेष वर्णन है। और इसमें ही खास तौर से स्पष्ट कहा गया है कि कैमुद्रम योग जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ यदि राहु केतु है या आगे पीछे राहु केतु हो तो उससे कैमुद्रम योग भंग नहीं होता है। ये वृहद जातक में स्पष्ट किया गया है। अब इसी तरह से महत्वपूर्ण ग्रंथ है मूल ग्रंथ पंच सिद्धांतिका। अब इसमें खगोल शास्त्र का वर्णन है। वाराहमिहिर जो ऋषि हुए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से फॉलो करता हूँ कोई, तो पंच खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है इसमें। इस ग्रंथ में जो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ है, ग्रह और नक्षत्रों का गहन अध्ययन आपको मिलेगा। इन सिद्धांतों में मतलब त्रिकोणमिति जो हमने बचपन में पढ़ी है 8वीं क्लास में, त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र इसी से निकले हैं, पंच सिद्धांतिका से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन जिनको खगोलियों में ज़्यादा दिलचस्पी उनके लिए है पंच सिद्धांतिका ग्रंथ। अब एक समाज संहिता भी है, तो वो ज्योतिष से सीधे सीधे बेशक संबंधित ना हो, क्योंकि समाज का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, यानी कि शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को जो बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि रसोई के लिए घर, तो रसोई घर कह दो तो समास हो गया, तो रसोई घर कह के रसोई के लिए घर पूरा हो जाएगा। और बिहार में तो बिल्कुल समास बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। यदि कहा जाता है कि क्या भाई अभी से ही आप सो गए क्या, तो बस इतना कहना सुत गईल का, सुतैला। शॉर्ट में जो बोलना होता है उसे समास बोलते हैं। तो ज्योतिष में बेशक सीधे सीधे संबंध नहीं, लेकिन ये भी ज्योतिष से संबंधित एक मूल ग्रंथ में से एक है। अब अंत में आते हैं सबसे महत्वपूर्ण होरा शास्त्र। आपको बता दें, वैसे तो होरा का मतलब है 1 घंटा, लेकिन फिर भी भारतीय ज्योतिष में जो होरा चक्र का बहुत महत्व है। तो विद्वान जितने भी हैं होरा शास्त्र को शुभ और अशुभ कर्मफल की प्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं। कर्मफल पर सिद्धांत आधारित है, इसलिए हमें होरा शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण लगता है। तो फलित ज्योतिष का जो दूसरा नाम है वही होरा शास्त्र है। एक तो लघु पारेशरी और एक होरा शास्त्र, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्योतिष के फलित पक्ष पर जहाँ कुछ विकसित नियम किए जाते हैं वही होरा शास्त्र कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, राशि, होरा, दृष्काण, नवमांश, चलित, द्वादश भाव, षोडश वर्ग, ग्रहों के दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, ग्रहों के धातु, द्रव्य, कारकत्व, योगायोग, अष्टवर्ग, दृष्टि बल, आयु योग, विवाह योग, नाम संयोग, अनिष्ट योग, स्त्रियों के जन्मफल, उनकी मृत्यु, नष्ट गर्भ का, यानी कि गर्भ में ही नष्ट हो जाए बच्चा, ये इस सब के लक्षण जो हैं वो होरा शास्त्र में के अंतर्गत आते हैं। इसलिए होरा शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक मोटे तौर पर जिन नामों को हम जानते हैं वो होता है लघु पारेशरी, भृगु संहिता, होरा शास्त्र। बाकी मैंने और जो मूल ग्रंथों का नाम लिया वो भी सब महत्वपूर्ण है, उनका मैंने वर्णन भी किया कि उसमें क्या क्या खास बात है। वह संहिता में जैसे वास्तु विद्या, भवन निर्माण कला है। कुछ दो ही हैं कि जिसमें ज्योतिष से सीधे संबंधित नहीं है, पंच सिद्धांतिका और समाज संहिता, लेकिन ये ज्योतिष के मूल ग्रंथों के अंतर्गत ही आते हैं। हमने प्रयास किया है कि ज्योतिष आचार्य तक ये सब ग्रंथों का सार, वो पुस्तक लगाई जाए, उन ग्रंथों का सार सब आए। और यदि हमें महसूस होगा कि और ग्रंथ जिसमें मूल ग्रंथ समा जाए वो कोई आवश्यक पड़ती है और हमें प्राप्त हो गई, तो हम उस विषय में बिल्कुल हम अपने विद्यापीठ के सिलेबस में स्थान देंगे। पाठ्यक्रम
ऐसा होना चाहिए जो मूल ग्रंथों से युक्त हो। इसको हम भी स्वीकारते हैं, उसे मान्यता देते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।